सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंक्रीट की खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और शहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नजारा और इतना शांत वातावरण की लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास में दोपहरिया के नीले फूलों की जिगली लतरें उलझी रहती थी। और इस वातावरण अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गैसू। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है और करोंदे के झाड़ के पीछे एक साही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काज़मी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी मां, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गैसू और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, वह अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उसका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेमू ने अपनी माँ में विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जे को खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थी। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गैसू घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभिनिष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छांव में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छांव में हरी हरी धूप में दोनों सर के नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती रहती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी किस तरह की बातें रहती थी, यह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांतता सुनी है। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गैसू सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कड़ा बनवाया है, यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की एक दूसरे को बता डालती थी और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक, सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गैसू शायर होते हुए भी इसी दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पनालोक की थी। गैसू अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गैसू हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उनका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गैसू खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना जानती थी, लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गैसू की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक आम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही यह इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सूर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुने गए हैं। लड़कियां गैसू और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थी। और इलिए जब आज सुधा की मोटर आकर सायबान में रुकी और उसमें से सुधा और गैसू हाथ में फाइल लिए उतरी, तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लुक चंदा, सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गैसू की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बांह डालकर कहा, गैसू बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गैसू हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई, तो गेमू ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी, आओ चलो देखें, लतर में कुंदरू हैं। कुंदरू तो नहीं, अब चने का सेठ हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गैसू और सुधा बैठी थी।
हिस्सा बाट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गैसू, गैसू के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में अनुवाद करते हुए वह बोलती जा रही थी। बालू एक नुकसानदेह तरकारी है, रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहता गैसू ने एकदम बीच में पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गैसू की ओर देखा और डांट कर कहा, वाई टॉक ऑफ गांधी? आई वॉन्ट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन क्लास। गांधी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, खामोश। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कुहनी मारकर गैसू से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खाकर मोटे हों। मिस उमालकर के घंटे में गैसू ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत ना साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई यह शरारत गेहूं की होगी। मिस गैसू, बीमार हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गैसू ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ। मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गैसू सन। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गैसू सन, अच्छा तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गैसू ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है तो वह चुपचाप किताबी उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खतवत भेजती रहना सुधा, और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी, और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेमू अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गैसू ने बड़ी अदा से कहा, बड़े ब्यावरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर हो गई और थोड़ी ही देर में सुधा और गैसू बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गैसू की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छाह रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था, और जहां जहां बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी वहां वहां घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छांव किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गैसू ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वेनी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लम्ब सांस भर कर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमिन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधी? गैसू ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गैसू उठी और सुधा को छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बर्दोश, बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीखकर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गैसू बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमान के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही न पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए।
सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, कैसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह की झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं, तो कितना मजा आए। हंसते बोलते, पढ़ते लिखते, घास में लेटकर बादलों में प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या। मैं तो सोचती हूँ गैसू, कभी ब्याह ही न करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा। गैसू थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये शवाब, ये उठान और ब्याह नहीं करेगी, जोगन बनेंगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या। फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादल देखती हैं। गैसू ने मचलते हुए कहा। अच्छा, गेहूं की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का। मंगनी कब होगी तेरी। मंगनी क्या किसी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गैसू ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चटखाते हुए कहा, वे तो तेरे चाचाजाद भाई हैं ना, तुझसे तो पहले उनसे बोल चाल रही होगी। सुधा ने पूछा। हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गैसू कुछ झेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी, वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सभी भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर, यह सब बात जाने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी। जल्दी ही करूंगी, सुधा बोली। किससे। तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकट की छांव को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गैसू के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खींच गया। ये कब बनवाया तूने। बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे क्यों। गैसू ने शर्माकर सर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह। क्यों गैसू, तूने सचमुच के कमल देखे हैं। ना, मैंने देखे हैं। कहाँ। असल में 5-6 साल पहले तक मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है ना, बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वही की और 7वीं तक वही पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती थी और घर से बुआ एक लंबा सा सोंटा लेकर गालियां देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे, तो बहुत रबड़ी मलाई की देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ, तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को, न तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं, वो आएंगी तो दिमागी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यही पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है। प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है। सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गैसू ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी, हाजिरी तो कट ही गई। अब बैठो, यही बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ला। गैसू ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो ऐसी असोही अंगड़ाई न लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। बेहद झेप कर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो तुम मजाक समझती हो, एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गैसू, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक हृदय तीरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब है, सुधा ने पूछा। हृदय तीरी के माने हैं अंधेरे की चादर और खाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक हृदय तीरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गैसू, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती है। गैसू ने कहा,
चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मीजान से तुझे शेर सुनवाए। यह ले तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। कैसू ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और चली। पास आकर उचककर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। कैसू बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी। अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है, तब तक जितना चाहो कार खिसो। कैसू भी आ बैठी और कार चल दी।